यस बेटा, अब आ गए हम यहाँ। अब देखिए, अभी अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल, और इसको हम नाम, एक और नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो क्या क्या नाम है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देन वी हैव वोल्टेइक और गैल्वेनिक सेल, और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब मैं यहाँ पे कोई डिटेल नहीं बताने वाला हूँ, अब आपको ऑलरेडी डिटेल यहाँ पे पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो रॉड्स होती हैं, एक ऑक्सीडेशन करेगी, एक रिडक्शन करेगी, और सॉल्ट ब्रिज से ये सर्किट पूरा होता है। अब क्या है, यहाँ पे हमारा मेन टारगेट है जो हमने समझना है, तो उस टारगेट का नाम है हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। देखो फिर से ध्यान से सुनो, क्या नाम है जो अरे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कहते हैं? हाँ, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि दो अलग अलग कंटेनर हैं, तो एक कंटेनर में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे कंटेनर में सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, तो इनको हमने वायर्स के थ्रू जो जोड़ा है जिससे इनके इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएं। ठीक है बेटा, अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये वाली डायग्राम देखो, ये वाली डायग्राम, यहाँ पे एक ही कंटेनर है, एक ही कंटेनर में एनोड भी है और यस सर। दूसरे कैथोड भी है, कैथोड तो भी। कहते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो व्हेन यू हैव अ सिंगल कंटेनर और एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही हो, तो इसे हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो मैंने आपको बोला था ये ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, इसकी एफिशिएंसी कम होती है। एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए तो अलग अलग कंटेनर में हमें रिएक्शंस करनी पड़ती हैं, जो यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे खैर कोई पूछेगा नहीं कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो ये अलग अलग कंटेनर में इसलिए इसका नाम आ गया। अब मेनली क्या है कि हमने इतना बड़ा सेल बनाया और फिर हमने बताया एक जगह ऑक्सीडेशन है, एक जगह रिडक्शन है। अब इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना है कि मुझे पूरी डायग्राम ना बनानी पड़े, मुझे पूरा रिएक्शन ना लिखना पड़े, इसको मैं शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर दूं। क्या ऐसा कोई तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का? बिल्कुल है। उस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक बार फिर से सुनो मैंने क्या बोला, कि ये जो है इतना बड़ा सेल जिसमें हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सारा कुछ दिखाया अलग अलग, तो इस पूरी रिप्रेजेंट, इसको पूरे सेल को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, कि आपने सबसे पहले दो पैरेलल लाइंस बना लेनी है। इन दो पैरेलल लाइंस को हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, एसबी। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है ना, ये यू शेप, तो इसको हम दो पैरेलल लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और बाय कन्वेंशन ऑक्सीडेशन हमेशा लेफ्ट में दिखानी है, और रिडक्शन, जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है वो लेफ्ट में दिखानी है, और जो रिडक्शन हुई है वो राइट में दिखानी है। पहले तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला है। एक बार फिर से सुनो कि हम इतनी बड़ी रिएक्शन को शॉर्ट में कैसे दिखा सकते हैं। तो शॉर्ट में दिखाने का तरीका है कि हमने दो पैरेलल लाइंस बना लेनी है। इन दो पैरेलल लाइंस का मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज, और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन दिखाना है, कन्वेंशन है, और राइट साइड पे रिडक्शन दिखानी है, कन्वेंशन है। अब इस सेल को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमने यहाँ पे ये सेल बनाया इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो दो पैरेलल लाइंस लगा ली, यानी ये सॉल्ट ब्रिज आ गया। इधर हमने दिखाना है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में जिंक मेटल था, जिंक, और जिंक मेटल से जिंक आयंस बन रहे थे, तो ये हमने लिख दिया ऑक्सीडेशन फॉर्म में। बताओ इतना समझ में आया जो मैंने यहाँ लिखा? बोलो बेटा। यस सर। तो मैं यहाँ यस पे सर। दोबारा लिख देता हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड, कि हमने ऑक्सीडेशन दिखाना है, तो जिंक रॉड थी, और जिंक रॉड से Zn2+ बन रहा है, Zn2+, तो ये हमारी ऑक्सीडेशन हो गई एक तरह से। ठीक है, अब दूसरी साइड में रिडक्शन हो रही है, तो रिडक्शन में क्या हुआ कि जो हमारी कॉपर थी, कॉपर आयन, वो कॉपर में चेंज हो रही है। देखो कॉपर आयन कॉपर में चेंज हो रही थी, तो जब कॉपर आयन कॉपर में चेंज हो रही है तो ये हमारी रिडक्शन हो गई। तो ये रिडक्शन हमने यहाँ पे दिखा दी, Cu2+ और Cu। अब पेपर में क्या होगा, ये पूरा ड्रॉ नहीं किया होगा, बस इतना सा लिख देंगे और बोलेंगे बताओ यहाँ से आपको क्या समझ में आता है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि एक जिंक की रॉड है और उसको जिंक के सोल्यूशन में डाला हुआ है, ये Zn2+ मतलब सोल्यूशन, और हमारे पास कॉपर सोल्यूशन है दूसरी साइड में, और वहाँ पे कॉपर रॉड यूज की है, और बीच में सॉल्ट ब्रिज है। तो ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आई कि हम इस पूरे सेल को सर ना बना के शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? क्या नाम देते हैं इस शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन? सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन। और इसमें क्या कन्वेंशन है जो हमने ध्यान में रखना है सेल रिप्रेजेंटेशन का? राइट साइड पे रिडक्शन और इस लेफ्ट पे सॉल्ट ऑक्सीडेशन। ब्रिज के
अपने राइट साइड पे क्या दिखाना है, रिडक्शन, और रिडक्शन, पे क्या दिखाना है, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन। दिखाना है हमने ऑक्सीडेशन। चलो कॉपी कर लो अब जल्दी से इसको और डन बोलो। डन सर। ओके जी, अब हम यहाँ पे इसी को सेल रिप्रेजेंटेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे ये सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन की कुछ कंसंट्रेशन है ना, क्या कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, जैसे 1 मोलर, 2 मोलर, 0.00 कुछ भी हो सकता है। मेटल तो रॉड ही है, तो जो ये सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन मतलब ये Zn2+ या Cu2+, ये मतलब सॉल्यूशन होता है। तो इनकी जो कंसंट्रेशन होगी ना, आप यहाँ पे लिख सकते हो, 1 मोलर है तो 1 मोलर लिख दो। अगर नहीं लिखा हुआ ना कुछ, तो ये 1 मोलर ही होता है जनरली, अगर नहीं कुछ लिखा हुआ। मान लो कुछ और है 0.03 मोलर, तो आप इसको और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हो ब्रैकेट में इसकी कंसंट्रेशन को मेंशन करके। तो यू कैन मेंशन दिस कंसंट्रेशन एज वेल, जो मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं इस कंसंट्रेशन वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ये मैंने बताया कि आप यहाँ पे ब्रैकेट में कंसंट्रेशन बता सकते हैं। अब आ जाओ आगे। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन मैंने दोबारा बताया। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में दो पैरेलल लाइनें बनाएंगे जिसे हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। अपने राइट साइड में हम रिडक्शन दिखाएंगे, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन दिखाएंगे, और ये वही रिप्रेजेंटेशन आ गई यहाँ पे। अब पेपर में क्या क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन मैंने साइड पे लिखा हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है कि आपको एक हमने सेल रिप्रेजेंटेशन दे दी, ये आपको दिख रही है यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन, और आपको बोल दिया कि इस सेल रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन लिखो, चेंज इनटू रिएक्शन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें ऐसा कुछ सेल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे और बोलेंगे कि जो भी आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, इसको रिलेट करके आप इसका रिएक्शन बताइए। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसका आंसर मैंने ये ड्रैग करके नीचे कर दिया। तो ये मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे ले आता हूँ साइड में ही नीचे, ताकि आप इससे रिलेट कर पाएँ। देखो जी, अब समझो, ये रहा क्वेश्चन और ये रहा नीचे आंसर। अब मेरा कर्सर देखना, कर्सर देखना मैंने क्या किया, जो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है इसको मैंने दोबारा लिखा यहाँ पे। ध्यान से समझना क्या कह रहा हूँ। जो सेल रिप्रेजेंटेशन है इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे दोबारा। जब मैंने इसको दोबारा लिख लिया, तो मैंने यहाँ पे जो ये पहला है, सॉल्ट ब्रिज हमारा सेंटर हो गया, तो सॉल्ट ब्रिज सेंटर है। ऑक्सीडेशन का पहला मेंबर उठा लो, रिडक्शन का पहला मेंबर उठा लो। फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। सॉल्ट ब्रिज हमारा सेंटर है, इसके इधर इधर रिडक्शन है और उधर लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन का पहला मेंबर उठा लो, रिडक्शन का पहला मेंबर उठा लो, ये रिएक्टेंट होता है। जो बच गया वो प्रोडक्ट है, देखो रिएक्शन बन गई। इसे कहते हैं ओवरऑल रिएक्शन। तो कई बार पेपर में, कई बार क्या, आप मोस्टली न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे दी है, आपको बोलेंगे भी इसकी रिएक्शन बताओ और भी कई चीज़ें फाइंड करो, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे। तो सबसे पहला स्टेप था कि हम उसको रिएक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो फिर से समझिए, पैरेलल लाइंस सेंटर हो गई, इधर ऑक्सीडेशन का पहला उठा लो, रिडक्शन का पहला उठा लो, ये बन गया रिएक्टेंट। जो बच गया वो है हमारा प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, चलिए नोट कीजिए इसको। अब हमने ये सीख लिया कि हमने कैसे रिएक्शन बनानी है। अब देखो यहाँ पे, अब जब हम आगे आते हैं तो मैंने इसी से मैचिंग और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो समझाया, यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया। तो क्वेश्चन है राइट रिएक्शन फॉर गिवन सेल रिप्रेजेंटेशन। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन दे दी है, ऑक्सीडेशन का पहला, रिडक्शन का पहला, रिएक्टेंट, जो बच गया वो प्रोडक्ट। तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, दिस यू ऑलरेडी नो। अब ये वाला है, इसको कन्वर्ट करो और नीचे वाले को कन्वर्ट करो। अब ये याद रखना, यहाँ पे ना प्लैटिनम है, तो प्लैटिनम जो है इसको इग्नोर करना है, प्लैटिनम को इग्नोर आपने, करना। हाँ प्लैटिनम को इग्नोर करना है, क्योंकि प्लैटिनम रिएक्ट करता नहीं है, इनर्ट है। तो ये प्लैटिनम रॉड इसलिए ली है कि ये हाइड्रोजन को सरफेस देगा, जिससे हाइड्रोजन वहां पे अवेलेबल हो जाए। सो जस्ट कीप इन माइंड, इन दोनों का रिएक्शन लिखिए। चलिए अपनी कॉपी में लिखिए और फिर मैं आंसर लिखूंगा, मैच कर लेना ठीक है कि नहीं। यस, तो आप ये रिएक्शन देख सकते हैं कैसे लिखेंगे। अब ये सेकंड केस का देखो, सेकंड केस में इसका पहला उठा लो, मतलब प्लैटिनम को छोड़ के, प्लैटिनम नहीं उठाना, प्लैटिनम के इधर वाला। तो ये हो गया Zn+H1। उसके बाद जो बच गया वो प्रोडक्ट, प्लैटिनम को छोड़, प्लैटिनम को नहीं डालना बचे हुए में भी, तो Zn2+ एंड H2। अब आप बैलेंसिंग चेक करो, यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं है पूरी। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, ये आयन है।
तो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और अब ये रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस। तो इस तरीके से ये होगा, आप इसे चेक कर लो, बैलेंसिंग की थी आप लोगों ने। तो हमने सेल रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन कैसे बनेगी सीख लिया और कैसे बनाएंगे ये भी सीख लिया। अब हम चलते हैं आगे, और जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है ईएमएफ ऑफ द सेल, also called cell potential and also known by the name of E नॉट सेल। E अब naught आप, sub हाँ, cell. अब आप इसे देखिए क्या है, ईएमएफ, ई नॉट सेल, सेल पोटेंशियल। मतलब क्या है कि हमने पीछे सेल बनाया, सेल बनाया ना, देखो ये डायग्राम्स देखो सेल वाली, ये हमने सेल बनाया, तो इस सेल से हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज तो मिलेगी ना। जब भी हम कोई सेल बनाते हैं तो सेल से कुछ ना कुछ हमें वोल्टेज तो मिलती है। उस वोल्टेज को मेजर करने का हम फॉर्मूला अब सीखने जा रहे हैं कि जो भी हम सेल बनाएंगे तो उससे जो वोल्टेज मिलेगी उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो उसे हम जानते हैं ईएमएफ के नाम से, या फिर ई नॉट सेल के नाम से, या फिर सेल पोटेंशियल के नाम से। अब ये ईएमएफ क्या होता है, तो ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब क्या होता है, जैसे आपने कोई सेल बनाया गया, जैसे आपने मार्केट से कोई सेल खरीदा और आपने उसको भी सर्किट के अंदर नहीं डाला, जैसे टॉर्च का सेल आपका खत्म हो गया है, या आपका मान लो रिमोट का सेल खत्म हो गया है, तो आप एक मार्केट से सेल खरीद के लाए। तो सेल खरीद के लाए ना, तो उसके अंदर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस स्टोर्ड है उसे हम कहते हैं ईएमएफ। बट जैसे ही आपने उसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, मतलब सर्किट में कनेक्ट कर दिया और यूज करना शुरू कर दिया, तो ये ईएमएफ को फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो क्या बताया मैंने कि ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और ये इसका मतलब होता है कि पोटेंशियल ऑफ सेल जब तक वो कनेक्ट नहीं हुआ है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेल का जब तक वो सर्किट में कनेक्ट नहीं है, मतलब पैकेट के अंदर, जैसे आपने सर्किट में डाल दिया तो उसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी, तो इसमें से एनर्जी करंट बनना शुरू हो जाता है, जिसे हम कह देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ एक ही चीज़ है। फ़र्क क्या है कि हम इसको ईएमएफ जब तक बोलेंगे जब तक ये यूज़ नहीं हो रहा, बट एक बार हमने उसको रिमोट वाले उसमें डाल दिया खांचे में और वो चलना शुरू हो गया, तो चलना शुरू हो गया तो ईएमएफ ना बोल के हम उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप बताइए ईएमएफ इज द पोटेंशियल व्हेन इट इज नॉट इन द सर्किट, कि जब हम सेल को सर्किट के अंदर ना डालें, हम यूज नहीं कर रहे, मतलब उसको टर्मिनल में नहीं डाला हुआ, मतलब जब तक वो पैकेट में है, पैकेट से निकाला रिमोट के अंदर डाल दिया और यूज करने लग गए, तो ईएमएफ ना रह के क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्वेश्चन है कि हम इसको निकालेंगे कैसे, आपको कोई न्यूमेरिकल करने को हम देंगे तो आप उसको कैसे निकालोगे। तो ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला है ई नॉट सेल या फिर ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, कीप इन माइंड। तो क्या फॉर्मूला बताया कि जब भी हमें ईएमएफ निकालना है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कि ई कैथोड माइनस ई एनोड। कई बुक्स में ई लेफ्ट राइट माइनस लेफ्ट लिखा होगा, इन चक्करों में नहीं पढ़ना, आपने बस ये याद रखना है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब न्यूमेरिकल करने के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे। अब वो चीज़ें क्या हैं, देखो, नोट नंबर 1, अगर न्यूमेरिकल करते हुए आपको इस तरह से ई नॉट लिख के दिया हुआ है, इस तरह से, तो ये ऑक्सीडेशन फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्मेट है, ऑक्सीडेशन फॉर्मेट। और अगर इस तरह से दिया हुआ है, ये मैं पीछे भी समझा चुका हूँ, तो ये कौन सा फॉर्मेट है, चार्ज कम हो रहा है तो रिडक्शन फॉर्मेट, चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन फॉर्मेट। तो हमें बाय कन्वेंशन कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, मैंने पीछे भी बताया था, Reduction फॉर्मेट, form. यस, हमें यूज करना है रिडक्शन पोटेंशियल वाला फॉर्मेट। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि एनोड कौन है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ना फॉर्मूले में ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो मुझे कैसे पता चलेगा भी कौन सा एनोड लेना है कौन सा कैथोड लेना है। तो अब ये देखो, एनोड उसको लेना है दैट रॉड इज एनोड विच हैज लेसर वैल्यू इन रिडक्शन फॉर्म। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं हाईलाइट करता हूँ, जरा समझो ध्यान से कि आपको दो वैल्यूज दी होंगी, तो उसमें जो वैल्यू कम होगी ना रिडक्शन फॉर्म में, खास रिडक्शन फॉर्म में जो वैल्यू कम होगी उसे हम लेंगे एनोड। चलो ये पहले फॉर्मूले नोट कर लो, फिर मैं अब इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सर हाँ बेटा बोल। सर सेल होता है ना, जब वो हम्म, सर्किट में नहीं होता तो उसको ईएमएफ कहते हैं। यस,
सेल जब सर पैकेट के अंदर है, ठीक है, पैकेट के अंदर है, तो ईएमएफ आपने यूज करना शुरू कर ओके दिया सर। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस, बस ये टर्म याद रख लेना, मतलब एक ही है, यूज नहीं हो रहा तो ईएमएफ, यूज होना शुरू हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस। अब आ जाइए, अब ये न्यूमेरिकल देखिए, जो मैंने पीछे समझाया उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल को करते हैं। देखो क्वेश्चन है फाइंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, और हमें सेल की वैल्यू दे दी ई नॉट, जिंक की -76 वोल्ट, और ई नॉट कॉपर की वैल्यू +3.4 वोल्ट। अब कहते हैं कि ईएमएफ निकालिए। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमें ये ई नॉट वैल्यूज दी हैं ये रिडक्शन फॉर्म में है कि नहीं। तो हमने देखा ध्यान से, तो ये भी रिडक्शन फॉर्म में, ये भी रिडक्शन फॉर्म में, यानी ठीक है, रिडक्शन फॉर्म में होना चाहिए। अब हमारा फॉर्मूला आता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहां तक समझ में आ गया फॉर्मूला। अब मुझे देखना है कि इसमें से एक एनोड एक्ट करेगा, एक कैथोड एक्ट करेगा। तो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि रिडक्शन फॉर्म में आपने देखना है जिसकी वैल्यू लेस है। तो लो चेक करो कम किसकी होएगी। वैल्यू लेस है। -76 लेस होता है या +0.34 लेस होता है, बताओ कौन सा होता है, माइनस वाला। तो जो लेस -7 वाली वैल्यू है वो एनोड बन गई, और जो ज़्यादा वाली है वो कैथोड बन गई। तो हमने यहाँ वैल्यू डाली और हमने इसको सॉल्व कर लिया। जैसे ही हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 1.10 वोल्ट। अब मैंने यहाँ पे फिर से नोट लिखा है, नोट में ये लिखा है कि अगर ये इस तरह से लिखा होता, ये जैसे है ना ये वैल्यू, अगर प्लस वाला पहले और जी वाला बाद में होता तो हम इसे ऑक्सीडेशन फॉर्म कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन फॉर्म में वैल्यू ये होती, जैसे यहाँ पे तो ऑलरेडी रिडक्शन फॉर्म में दिया है ना, कोई पंगा ही नहीं है, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। अगर इस फॉर्मेट में होता तो हम इस वैल्यू को यूज नहीं कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे रिडक्शन फॉर्म में। तो रिडक्शन फॉर्म में देखो कैसे कन्वर्ट किया, कैसे कन्वर्ट किया कि इसी चीज को उल्टा लिख दिया, बस प्लस की जगह माइनस लगा दिया। समझ में आया अंकित मैंने क्या बताया? अंकित हाँ जी सर। क्या बताया मैंने? यस सर, आ गया। क्या बताया जब मैंने ये ऑक्सीडेशन बताओ। फॉर्म में लिखा होगा तो जैसे हमने साइन मान लो, चेंज। हाँ मैंने ये बताया, मान लो क्वेश्चन में लिखा होता इस फॉर्मेट में, ऑक्सीडेशन फॉर्मेट में, तो हम उसको कन्वर्ट हाँ करते। जी, हम उसको कौन सी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते? रिडक्शन फॉर्म में। रिडक्शनल तो फॉर्म। कन्वर्ट करने में सिर्फ किस चीज का फर्क होता है? पॉजिटिव का नेगेटिव बन जाता है या साइन नेगेटिव का का, चेंज। यस, नेगेटिव का पॉजिटिव। पॉजिटिव बन जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ये न्यूमेरिकल नोट कर लो और डन बोलो। ओके जी, तो अब हमने ईएमएफ सीख लिया, इलेक्ट्रोड अपना ई नॉट सेल निकालना सीख लिया, रिडक्शन फॉर्मेट, ऑक्सीडेशन फॉर्मेट और कन्वर्जन हमने इसकी सीख ली। अब आ जाओ आगे। अब आगे हम आते हैं, तो यहाँ पे आपको दो डायग्राम्स दिख रही हैं। इन दो डायग्राम्स में को आप जरा ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से, और मुझे जरा डिफरेंस बताइए क्या है। हाँ चलो मैं बताता हूँ। देखो पहली डायग्राम को अगर हम देखें ध्यान से तो वही है, जिंक रॉड है, कॉपर रॉड है, सॉल्ट ब्रिज है और करंट पास किया है और सेल भी लगाया है। और ये बोला है कि जो हमने ये सेल लगाया है ना, इसे ई एक्सटर्नल कहते हैं। इस ई एक्सटर्नल की वैल्यू 1.1 से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हमने सेल बनाया है ना, तो सपोज कर लेते हैं इसकी वैल्यू जो है ना, हमें जो करंट मिलता है इस सेल से ये 1.1 वोल्ट मिलेगा। पीछे हमने पढ़ा ना कितना वोल्ट मिल रहा था इसके, 1.1 वोल्ट ही मिल रहा था जिंक और कॉपर के कॉम्बिनेशन से। तो हाँ जी हमने सर। एक ऐसा सेल लगाया जिसकी पोटेंशियल 1.1 से कम है। तो अगर जो हमने एक्सटर्नल सोर्स लगाया है उसकी पोटेंशियल 1.1 से कम है, तो ये रिएक्शन अपने आप चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप ऐसे समझो, फिजिक्स की टर्म में समझते हैं। मान लो ये एक पत्थर है, मैंने एक बंदा यहाँ से खड़ा कर दिया F1 फोर्स के साथ, और एक बंदा मैंने यहाँ से खड़ा कर दिया F2 फोर्स के साथ। अब मैंने बोला कि जो हमारा ये F1 है, ये मान लो ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। अब मैंने बोला कि जो हमारी एक्सटर्नल फोर्स है ना वो कम है, तो ये डायरेक्शन होएगी मूवमेंट की, ये डायरेक्शन होएगी मूवमेंट की कि नहीं? ये होएगी ना। अगर ये कम है, यस यस सर। सर। एक्सटर्नल फोर्स कम है, तो ऐसा यहाँ पे हो रहा है कि जो सोल्यूशन है ये 1.1 वोल्ट दे रहा है और जो आपने एक्सटर्नल लगाया है 1.1 से कम है, तो इसका इसके ऊपर कोई असर ही नहीं आएगा। तो अपनी ये रिएक्शन नॉर्मल चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यू गॉट द पॉइंट? यू गॉट द पॉइंट? यस सर। यस सर। अब आ जाओ सेकंड केस में। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है कि F1 और F2 बराबर है। तो F1 F2 बराबर है तो मूवमेंट आएगी नहीं, यानी करंट जीरो। क्या हुआ? देखो समझ में आ गया?
करंट क्या हो जाएगा, करंट जीरो, जीरो, क्योंकि जीरो। एक्सटर्नल सोर्स और इंटरनल सोर्स की वैल्यू सेम है, मतलब बाहर से फोर्स लग रही है और अंदर से फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल इंटरनल ये सेम है। तो देखो करंट की वैल्यू जीरो। याद है ना करंट का सिंबल क्या होता है, ये देखो मैं अंडरलाइन यस करता हूँ, आई, 10th में पढ़ा हुआ है आई, और ये जीरो, तो जीरो मतलब रिएक्शन ही रुक जाएगी। तो ये लिखा है व्हेन ई एक्सटर्नल इज 1.1, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे सोल्यूशन और ये, तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नो केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो ये कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो आपने एक सेल बनाया और सेल की जो पोटेंशियल है वो एक्सटर्नल पोटेंशियल से ज्यादा है, तो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो आंसर आएगा बिल्कुल होगी रिएक्शन, क्योंकि इंटरनल पोटेंशियल ज्यादा है, एक्सटर्नल कम है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि आपने एक सेल बनाया, उसमें आपकी जो इंटरनल एक्सटर्नल की वैल्यू सेम है, तो क्या रिएक्शन होगी, तो इसका आंसर है नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, कुछ भी नहीं होगा। अब एक थर्ड केस में समझो कि यही एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये एक बॉल है, यहाँ से एक बंदा F1 फोर्स लगा रहा है और यहाँ से एक बंदा F2 फोर्स लगा रहा है, और हमने F2 को एक्सटर्नल मान लिया था। अब हम कहते हैं भाई ये वाली फोर्स इससे ज्यादा है, हमने ये बोल दिया कि एक्सटर्नल फोर्स जो है ये ग्रेटर है, ठीक है। तो अब इस टाइम मूवमेंट कहाँ आएगी, कहाँ आएगी, इधर की तरफ आ जाएगी ना, टूवर्ड्स लेफ्ट। यस अब सर। देखो यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे इस डायग्राम में कुछ ऐसा ही बताया हुआ है कि हमने सेल बनाया, सेल का पोटेंशियल 1.1 होता है, बट जो हमने एक्सटर्नल सेल लगाया इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा, तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। अब समझो ध्यान से, जब आप अपना फोन यूज कर रहे होते हो, जब अपना फोन यूज कर रहे होते हो, चार्जिंग में नहीं होता, तो उसकी इंटरनल बैटरी के बैकअप से चलता है, और धीरे धीरे फोन का बैटरी डाउन हो जाता है, यानी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम हो जाती है। जब आप चार्ज करते हो तो उल्टा हो जाता है, रिएक्शन उल्टी होने लग जाती है। जब आप चार्जिंग में डालते हो अपने फोन को, तो एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा है देन सेल पोटेंशियल, तो आपके फोन में उल्टी रिएक्शन होती है और सेल आपका रिचार्ज हो जाता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो जस्ट कीप यस इन सर। माइंड, जस्ट कीप इन माइंड। अभी आपसे रिलेटेड कुछ कोई थ्योरी है, देखो, इफ एन एक्सटर्नल opposite potential is applied and increased slowly, we find that the reaction continue to take place till the opposing voltage reaches 1.1, मतलब बराबर जब तक नहीं होता। when the reaction stops altogether, no current flows through the cell. Any further increase in external potential again start reaction but in opposite direction। तो कई बार यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उस टाइम इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। जब आपका एक्सटर्नल सेल की वोल्टेज इंटरनल सेल से ज्यादा हो जाए तो ये इलेक्ट्रोलिटिक बन जाता है, मतलब उल्टी होने लग गई रिएक्शन, रिएक्टिविटी और उस पर डिपेंड नहीं हो रहा। अगर आपने जो एक्सटर्नल सोर्स लगाया वो ज्यादा पोटेंशियल का है देन इंटरनल, तो ओपोजिट हो जाएगी रिएक्शन। सो इसमें द डिवाइस फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो इससे हम क्या करते हैं कि रिएक्शन उल्टा पॉसिबल नहीं है, बट हम करंट पास करके रिएक्शन उल्टा पॉसिबल कर देते हैं, जिससे रिचार्जिंग पॉसिबल हो जाती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा, अब आप इसे ध्यान रखें और याद करें। सर नोट करना